अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आगाज़ किस्त में सुल्तान के पास बेदार खातून आती हैं। सुल्तान लकड़ी का काम कर रहे होते हैं और शदीद गम और गुस्से की हालत में होते हैं। बेदार कहती है कि थोड़ा सा आराम कर लें, खुद को ऐसे अजियत न दें। सुल्तान कहते हैं कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैं अपने बच्चे के ज़मीर को ऐसे ही शक्ल दे सकता जैसे इस लकड़ी की शक्ल देता हूँ। बेदार कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि अब्दुल कादिर अब तक बहुत से गलत और बुरे हालात में था, लेकिन उनका दिल मौजू है, वो जल्द या बदेर सच्चाई को पहचान लेंगे। सुल्तान कहते हैं कि इंशाअल्लाह जैसा आपने कहा वैसा ही हो, या फिर मुझे तो डर है कि इसकी नाफरमानी इस पर कोई आफत ही न ले आए। इसके बाद शहजादा सलीम और शहजादा अब्दुल कादिर को रात के अंधेरे में चहलकदमी करते दिखाया जाता है। अब्दुल कादिर कहते हैं कि मेरा जहन मेरे लिए काफी है भाई, इसलिए आप मुश्किल में ना पड़े। सलीम कहते हैं कि इसलिए आपके गिर्द मौजूद लोग आपको कत्ल करना चाहते हैं, इसीलिए जिन लोगों के आप मकरूज हैं वो आपके वालिद के हजूर आते हैं। आज मैंने पहली बार अपने बाबा की आंखों में मायूसी देखी। एक आदमी जो एक पत्थर बनकर खड़ा हो सकता है, अगरचे सारी दुनिया इससे लड़ने के लिए आ जाए, वो आज बेबस है। अब्दुल कादिर कहते हैं तो फिर मैं क्यों हारा हूँ? किसने मुझे इस रास्ते पर चलाया? मैं क्यों हर झूठे और गलत काम में मुलव्विस हूँ? सलीम कहते हैं कि आपको ये एहसास हो गया कि आप गलत रास्ते पर हैं, ये तो अच्छी बात है। अब्दुल कादिर कहते हैं चाहे ये सही या गलत, मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। शहजादा सलीम अब्दुल कादिर की बाजू पकड़ के उसे तंबी करते हैं कि आप मेरे वालिद के एक कीमती बेटे हैं, मैं आपको सुकून से नहीं रहने दूंगा। आप समझ गए, मैं आपको सुकून से नहीं रहने दूंगा अगर आपने मेरे बाबा को सुकून से न रहने दिया। अब्दुल कादिर कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, आप भी देख रहे हैं। मैं कभी वो बेटा नहीं बन सकता मेरे वालिद जिसकी हमेशा तारीफ करें। आपकी तो हमेशा वालिद ने तारीफ की, लेकिन मेरी तो कभी ना की। आपको हमेशा सराहा गया, आपको एक मिसाल बनाया गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसकी कोशिश में लगा दी कि मेरे बाबा एक बार मेरी कमर पर थपकी देकर शाबाश कहें, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैंने बहुत बार कोशिश की, मैं इतना ही गर्क हो गया जितना मैंने कोशिश की। मैंने हर चीज में गड़बड़ कर दी। क्या आप समझ गए भाई? अब मैंने हार मान ली है। हर कोई मुझे अहमक और नालायक इंसान समझता है, मैंने इसे भी कबूल कर लिया। मैं वो आदमी बन गया जो अपने वालिद और एक शाही खानदान के काबिल नहीं। इसके बाद सुल्तान के सामने तहसीन पाशा खड़े होते हैं। वो बताते हैं कि यूनान और रोमानिया के सफीर आपकी इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। सुल्तान उन्हें अंदर बुलाते हैं। पहला सफीर कहता है कि आपकी मौजूदगी में आपसे मिलना हम अपने बाकी सफीरों पर फख्र से बता सकते हैं। सुल्तान कहते हैं कि मैंने आपको एक पेशकश के लिए बुलाया है। उस्मानी हुकूमत चाहती है कि वो यूनान और रोमानिया हुकूमत से कस्टम एतहाद का मुआहदा करे। हमारे बनाए हुए सामान पर कोई कस्टम नहीं लिया जाएगा, तिजारत पर कोई कटौती भी नहीं की जाएगी। हम दोनों ममालिक को समंदरी रास्ते से गुजरने की आजादी दे देंगे। हुकूमतों का सामान बंदरगाहों से गुजर सकेगा। सफीर ये बात सुन के बहुत खुशी का इजहार करता है और कहता है कि मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत इसे आराम से तस्लीम कर लेगी। दूसरा सफीर कहता है कि मुझे लगता है कि हम इस तरह नहीं सोचते मेरे सुल्तान, ये थोड़ा मुश्किल है, जैसा कि आप जानते हैं हम अभी जंग से फारिग हुए हैं। सुल्तान कहते हैं कि वो माजी का हिस्सा था, हम हर वक्त नहीं लड़ेंगे। सफीर कहता है कि बेशक यूनानी हुकूमत चाहेगी कि इसके ताल्लुकात उस्मानियों से बेहतर हो जाएं। अलबत्ता मुझे नहीं लगता कि हमारी हुकूमत इस तरह की बगैर कस्टम तिजारत की इजाजत दे सकती है। सुल्तान कहते हैं कि आप अपनी हुकूमत से फिर भी पूछ लें। इसके बाद महल की खादमा जुल्फत काल्फा को अफसन खातून के घर के बाहर दिखाया जाता है। अफसन बाहर आके पूछती हैं कि क्या कुछ बात हुई। जुल्फत काल्फा कहती है कि आप फिक्रमंद ना हो, पाकीज़ा खातून सेहतमंद है, मैं यहाँ सिर्फ आपको ये देने आई हूँ। जुल्फत काल्फा एक संदूक अफसन खातून को दे देती है और बताती है कि ये बेदार सुल्तान ने आपके लिए भेजा है। अफसन खातून अंदर जाकर उस डब्बे को खोलती है। उसके अंदर एक छोटी सी पर्ची और जेवर होते हैं। अफसन खातून खुद से बोलती है कि क्या बेदार सुल्तान ने मेरे लिए मदद भेजी है। दूसरी तरफ कारासू बारबूस को बता रहा होता है कि यूनान और रोमानिया के सफीरों ने अब्दुल हमीद से मुलाकात की। अब्दुल हमीद ने इन्हें कस्टम हटाकर मुफ्त कारोबार करने की पेशकश कर दी है। बारबूस कहता है कि क्या इन्होंने कबूल कर लिया। कारासू बताता है कि रोमानिया तो मान गया है मगर यूनानी नहीं माने। बारबूस कहता है कि इतने अहमक हैं ये, इतनी बड़ी पेशकश को कैसे कबूल न किया। कारासू बताता
है कि वो इस बात से डरते हैं कि उस्मानियों से मुआहिदा करने से यूरोप से आने वाली मदद रुक जाएगी। बारबूस कहता है कि मैं यूनानी सफीर से बात करूंगा कारासू, वो यहाँ आएगा। मैं इस मौका को सिर्फ इसलिए जाया नहीं कर सकता क्योंकि एक सफीर को सियासत का कुछ इल्म नहीं। अब अब्दुल हमीद का जवाल शुरू हो चुका। दूसरी तरफ फहीम पाशा के जानिसार और उस्मान कलीसा के गेट पर पहुंचते हैं। पादरी दौड़ा चला आता है और बताता है कि कलीसा तो बंद है, आप क्या चाहते हैं। उस्मान बताता है कि पादरी साहब, आपने जरूर सुना होगा कि हमारे सुल्तान कमर बरखात से पानी लाए हैं, घरों में भी तनसीब की जा सकती है। हमारी हुकूमत की तरफ से एक तोहफे के तौर पर आपके कलीसा में भी पानी लाया जाएगा। पादरी बताता है कि बदकिस्मती से कलीसा तो बंद है, आप दाखिल नहीं हो सकते। अंदर सफाई हो रही है, इस मुकद्दस पानी से धोया जा रहा है। उस्मान कहता है कि नहीं पादरी साहब, आपने हमें गलत समझ लिया। हम यहाँ बाहर से ही अपना काम कर लेंगे। हम आपके कलीसा के सामने तक तनसीब कर देंगे। हम सिर्फ एक नजर अंदर देखना चाहते हैं। पादरी कहता है फिर तो ठीक है, हमारी हुकूमत का शुक्रिया। अल्लाह हमारी हुकूमत की उम्र दराज करे। इसके बाद बेल और अस्मा को दिखाया जाता है। एक अरबी बुतों के गिर्द सफाई कर रहा होता है। अस्मा बताती है इन्होंने यहाँ सफाई के लिए इसरार किया है, मैं इन्हें रोक ना सकी। वो अरबी बेल को देखकर कहता है कि उम्मुल अरब आप आ गई। ये हमारा पहला स्कूल है, हमने सोचा कि हम इसकी सफाई कर लें। हमारा भी कुछ हिस्सा हमारे आबाओ अजदाद के माजी में होना चाहिए। बेल कहती है कि मेरे पास आपके लिए एक और भी अच्छी खबर है, मैं आपके लिए एक स्कूल खोल रही हूँ। अरबी कहता है कि हमें ज्यादा खुशी नहीं हुई, मगर हम इजाजत के बगैर रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता कि वो हमें इजाजत देंगे। बेल बताती है कि आपने मुझे माँ का दर्जा दिया। एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है। मैं आपको बरतानवी शहरी बना सकती हूँ। एक अरबी सामने आ जाता है और कहता है कि हम नहीं बनना चाहते। दूसरा अरबी कहता है कि हम चाहते हैं ऐसा हो। दोनों तरफ तकरार शुरू हो जाती है। बेल कहती है कि अब आप नौजवान आदमी हो और आप एक औरत की बात सुनने से डर रहे हो। अब मुझे बताएं कि क्या आप बड़े हो गए हैं या अभी तक बच्चे हैं। आप जब छोटे थे तो औरत की बात मानने से नहीं डरते थे, अलबत्ता आप सिर्फ बातों में बड़े हुए हैं, मगर आप औरत से डरते हैं। उनमें से जो अरबी इख्तलाफ कर रहा होता है वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ अब्दुल कादिर सोफे पर सो रहे होते हैं। पाकीज़ा उसे जगाने लगती है तो वो कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दें। इसके बाद पाकीज़ा बाहर खादमा को कहती है कि शहजादे के लिए कहवा भिजवा दीजिए और वो शहजादे पर चादर डाल देती है। पाकीज़ा कहती है कि गर्म कहवा से आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। इतने में बीदार सुल्तान अंदर आ जाती हैं और वो पूछती है कि बेटा आप कल रात से कहाँ थे। मैं तो बहुत परेशान थी। पाकीज़ा बताती है ये सुबह नमाज के वक्त आए हैं। बीदार कहती है बेटा आप ये क्यों कर रहे हैं, आप हमें और क्यों गमगीन करते हैं। अब्दुल कादिर कहते हैं कि सबाहुद्दीन इस सब का जिम्मेदार है वालदा। मैंने रात को वो आदमी ढूंढा, सबाहुद्दीन ने उसे महल भेजा था। दूसरी तरफ सफीर सुल्तान को बताता है कि हमारी हुकूमत ने आपका मुआहिदा कबूल कर लिया है। ये मुआहिदा हमारी हुकूमतों के फौजी और सियासी ताल्लुकात को बेहतर बनाएगा। दूसरा सफीर कहता है कि अगर आप समंदरी रास्तों से मुताल्लिक पेशकश अभी भी कायम रखते हैं तो हम ये मुआहिदा खुशी से कबूल कर लेंगे। सुल्तान कहते हैं मुझे खुशी है कि आपकी हुकूमत आपकी तरह नहीं सोचती। सफीर कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे इस बारे में ख्याल रखना चाहिए था। अलबत्ता हमारी हुकूमत समझती है कि ये मुआहिदा उस्मानी हुकूमत के साथ जंग के बाद अच्छे ताल्लुकात शुरू करने का मौका है। सुल्तान कहते हैं फिर महमूद पाशा मुआहिदा तैयार कर लेते हैं ताकि हम इस पर दस्तखत करें। दूसरी तरफ बारबूस के पास ल्यूका पहुंचता है। बारबूस कहता है कि हमने अफ्यून का मसला हल कर लिया, हमारे पास हिंदुस्तान में कितनी कश्तियां हैं। ल्यूका बताता है कि 5 वो बहर रोम पर हमारे हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं। बारबूस कहता है कि एक टेलीग्राम भेजो, इन्हें अपना सामान रोमानिया की बंदरगाह पर छोड़ना होगा। वो यूनानी झंडे के साथ दाखिल होंगे। ल्यूका कहता है कि क्या हम रोमानिया में अफ्यूम पर कोई काम करेंगे। बारबूस बताता है हम इसे यूनानी बंदरगाहों से पाया तख्त लेकर आएंगे। कारासू कहता है कि तभी अब्दुल हमीद इस मुआहिदे पर दस्तखत करेगा। बारबूस बहुत खुश होता है और कहता है कि हम जीत जाएंगे, बेशक वो भी हारेगा। अफ्यून की तिजारत तब तक चलती रहेगी जब तक अब्दुल हमीद को पता नहीं चलता।
और हमारे पास हड़ताल के लिए रकम भी जमा हो जाएगी। जब ये काम खत्म होगा अब्दुल हमीद को ऐसे कुएं में फेंक दिया जाएगा जहां से वो बाहर भी न निकल सके। कारासू कहता है कि मुझे उम्मीद है कि हमारा मंसूबा पूरा होगा, मुझे इसको इंतजार नहीं करवाना चाहिए। दूसरी तरफ अफसन खातून जुआ अड्डे पर पहुंचती है। अड्डे का सरबराह कहता है अगर आप दोबारा कर्जा मांगने आई हैं तो इस बार आपको मैं दे सकता हूँ। अफसन कहती है नहीं, मैं इस बार कर्जा लेने नहीं बल्कि चुकाने आई हूँ। अड्डे का सरबराह कहता है कि आप पर तो कोई कर्जा नहीं है, आपका कर्जा खत्म हो गया, किसी ने अदा कर दिया। अफसन कहती है किसने अदा कर दिया? वो आदमी कहता है एक नेक इंसान आया, इसने अदा कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि वो तो एक शहजादा था। दूसरी तरफ कारासू के पास महमूद पाशा आते हैं। इन दोनों की मुलाकात एक होटल पर होती है। महमूद पाशा कहते हैं बराए मेहरबानी मुझे दोबारा कोई पैगाम मत भेजना। क्या हुआ अगर कोई अफसर उसे खोल लेता? क्या मैं बदनाम नहीं हूँ कि हुकूमतों के दुश्मन महमूद पाशा को पैगाम भेजते हैं? मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। कारासू कहता है कि फिक्र न करें, अगली बार मैं खुद आऊंगा सरकारी तौर पर एक मुलाकात की दरख्वास्त के साथ। महमूद पाशा कहते हैं कि ठीक है, मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता। महमूद पाशा कहते हैं कि मैं कुछ खाने के लिए मंगवा लेता, लेकिन मैं पैसे नहीं लाया, आप बिल अदा करेंगे? महमूद पाशा कहते हैं कि सैलानी के लोग हमेशा हुब्बुल वतन हैं। कारासू बताता है आप वहाँ से कैसे निकलते थे ये कोई नहीं जानता। महमूद पाशा कहते हैं मैं भी अपनी हुकूमत की खिदमत कर रहा हूँ। दूसरी तरफ सुल्तान दुआ में मांग रहे होते हैं कि मेरे अल्लाह जो दुआओं को सुनता है, जो हमारी शहरक से ज्यादा करीब है, जो मेहरबान है, बख्शने वाला है। मेरे अजीम अल्लाह जिसने जमीन और आसमान बनाए, जो हर गैब और जाहिर का जानने वाला है, जो तमाम खूबियों का मालिक है, जिसके पास सब कुछ है। हमने आपको आपके रहम, आपकी मदद, आपके दरगुजर, आपकी अजमत, आपकी रहमत के हवाले कर दिया। हमें, हमारी बीवियों को, हमारे बच्चों को इन लोगों का सरदार बना दे जो अल्लाह का शिकवा करने से गुरेज करते हैं। हमारे बच्चों को वो बना दे जो अपने रब को पहचाने। इनको शैतान की चालों से महफूज फरमा। इसके बाद महमूद पाशा को दोबारा खाना खाते हुए दिखाया जाता है। महमूद पाशा कारासू को कहते हैं कि कस्टम मुआहिदा अच्छा है, वो अच्छा चल रहा है, मैंने खुद सब मज़ामीन तैयार किए हैं। हमारे सुल्तान जरूर अभी इस पर दस्तखत कर रहे होंगे। लेकिन कारासू आपने मुझसे ये क्यों पूछा? क्या आप मुझे भड़काने आए हैं? कारासू कहता है कि मैं यहाँ आपको बारबूस का खेल बताने आया हूँ। महमूद पाशा कहता है कि ये हो ही नहीं सकता। क्या आप ऐसे आदमी हैं जो बारबूस को बेनकाब करे? आपने तो हमेशा बारबूस का इंतजार किया और वो आपको हुक्म देता है। कारासू बताता है चीजें बदल गई हैं महमूद पाशा। हर्जल ने जाते हुए मुझे एक बहुत अहम राज बता दिया था। मुझे इल्म हो गया कि सारा हदाया को मारने वाला शख्स बारबूस है। महमूद पाशा कहते हैं कि मैंने जब तुम्हारी आवाज सुनी, तुम्हारी आंखें इस तरह देखी, तो मुझे भी यकीन आ गया। कारासू बताता है कि बारबूस अफयून की तिजारत करेगा अगर कस्टम का मुआहिदा तय पा गया। वो अफयून की तिजारत से अब्दुल हमीद के खिलाफ हड़ताल के लिए रकम जमा करना चाहता है। उसने यूनानी सफीर से बात कर ली है। उन्होंने मंसूबा बनाया कि जो बंदूकें रूस तैयार करेगा उन्हें समंदरी रास्ते से पार करवाएंगे। महमूद पाशा कहते हैं कि शुक्रिया कारासू, आपने मुझे बता दिया, अब मैं फौरन जाता हूँ। इसके बाद महमूद पाशा फौरन निकल जाते हैं। इसके बाद नई में सुल्तान को कमालुद्दीन के पास दिखाया जाता है। कमालुद्दीन कहते हैं कि मैं कौंसल के साथ एक इजलास पर था। मैं फिक्रमंद हो गया जब मैंने सुना कि आपने कहा ये फौरी मसला है। नई में बताती है कि मैं शाम का इंतजार नहीं कर सकती थी, मैं आपको ये अभी दिखाना चाहती थी। हम यूरोप में जिन जगहों पर जाएंगे ये उनका रास्ता है। मैं तो सिर्फ ये सोचने पर ही खुश हो गई हूँ, अभी तो जाना बाकी है। हम कब जाएंगे? कमालुद्दीन कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि आपका यूरोप जाने का इरादा कब है। नई में कहते कि जब मुझे खानदान ने बताया तो मुझसे रहा नहीं गया, हमें कुछ वक्त तन्हाई भी मिल जाएगी। कमालुद्दीन कहते हैं कि आप भूल रही हैं कि मैं यहाँ एक मिशन पर हूँ। नई में कहती है कि अपनी बीवी के लिए आपका कोई मिशन नहीं, अगर जरूरी है तो मैं बाबा से बात कर लूंगी। कमालुद्दीन कहते हैं कि नहीं, आपने बात नहीं करनी, जो कुछ आप कहेंगी वो मेरे लिए एक हुक्म है, क्योंकि आप हमारे सुल्तान की बेटी हैं। लेकिन मिशन को तरजीह देना हमारे सुल्तान के लिए है। दूसरी तरफ सुल्तान ने दोनों सफीरों को तलब कर रखा होता है। वो नमाज पढ़कर अपनी कुर्सी पे बैठते हैं और कहते हैं कि चलें इस पर दस्तखत करते हैं सफीरान। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया ताकि इस मसला के बारे में आपकी संजीदगी देख लूं। इंशाल्लाह ये काम हमारी हुकूमतों के लिए फायदा मंद होगा। पहला सफीर कहता है बड़ी हुकूमतों की मुआशी सियासत हमारे जैसे छोटे मुल्कों को गरीब कर देती है।
हम तिजारत नहीं कर सकते, हम फैक्ट्रियां नहीं खोल सकते, बड़ी हुकूमतें हमारे लिए जगह ही नहीं छोड़ती। दूसरा सफीर कहता है, मैं आपको इखलास के साथ ये बताना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत का भी यही हाल है। सुल्तान कहते हैं, इसके लिए बस यही काफी है कि वो जालिम न हो। उस्मानी हुकूमत भी बड़ी है मगर ये जालिम नहीं। जालिम हुकूमतें दुनिया को तबाह कर देती हैं, लेकिन हम इंसाफ के साथ शफकत से मेहनत करके कायम रहते हैं। अभी ये बातें चल रही होती हैं और सुल्तान बिस्मिल्लाह पढ़कर मोहर जब्त करने ही वाले होते हैं कि इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हो जाती है। सुल्तान रुक जाते हैं। इतने में महमूद पाशा उजलत में पहुंचते हैं और सुल्तान के कान में तमाम बात बता देते हैं। सुल्तान कहते हैं, सफीर साहिबान, हमें थोड़ा अकेला वक्त दे दें। दोनों सफीर बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सुल्तान महमूद पाशा को कहते हैं, आपको ये कैसे पता चला? महमूद पाशा कहते हैं कि मुझे कारासू ने बताया। सुल्तान कहते हैं, तो ये बारबूस का मंसूबा है, वो हमारे मुआहदे को इस्तेमाल करके अफयून की तिजारत करेगा। महमूद पाशा बताते हैं कि मजीद ये कि यूनान मुआहदा पर इसलिए दस्तखत कर रहा है कि वो बंदूकों की तिजारत आसानी से कर सके। सुल्तान कहते हैं कि ये अहम नहीं है, हमने यूनान को ये वैसे भी चारे के तौर पर दिया था। उन्होंने सोचा कि वो रूस से खरीदी हुई बंदूकें समंदरी रास्ते से आसानी से पार कर लेंगे। अलबत्ता उन्होंने कुछ बैनुल अक़वामी कवानीन पर दस्तखत किए हुए हैं और ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि बैनुल अक़वामी कवानीन कौमी कवानीन से बालातर होते हैं। लेकिन यहाँ अफयून वाली बात का मसला है। महमूद पाशा कहते हैं कि हमारा फैक्ट्रियों का ख्वाब पूरा नहीं होगा अगर हम मुआहदे पर दस्तखत नहीं करते, लेकिन अगर हम मुआहदे पर दस्तखत कर दें तो हम लोग अफयून के काम के लिए रास्ता खोल देंगे। इस तरह से यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हुआ।